अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूं और आप उसे देख करके तुरंत बता पाएंगे परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, तो क्या आप ऐसा 5 सेकंड में बता सकते हैं? अगर नहीं, तो आज हम जानेंगे कि किसी भी संख्या को देख करके कैसे हम पता करते हैं कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो उसी के बारे में जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी विद अनीस पर, और मैं हूँ आपका मैथ एजुकेटर अनीस सर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि नंबर्स को कैसे पहचानते हैं। सबसे बेसिक जो नंबर्स होता है हमारे लिए, जो क्लास 10 के चैप्टर नंबर और रियल नंबर वास्तविक यानी कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, वो अपरमेय और परमेय संख्या है, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। पर हम यहाँ पर शुरुआत में सारे नंबर्स को इंक्लूड करके उसको भी समझेंगे कि वो चीजें क्या होती हैं। तो यानी बेसिक हम पहले नंबर सिस्टम को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद में हम अपने आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ना है, यानी कि इसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। अब आपने नंबर सिस्टम, एक मिनट, अब आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम को पढ़ा होगा। कौन कौन सी संख्याएं होती है? पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक हो गया। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। तो उसी के बारे में हम ओवरऑल थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम अपने मेन संख्या पर, यानी जो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, पहले स्लाइड में हमारा लिखा गया है कि संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में हमें बताया गया है टाइप्स ऑफ नंबर में। हमने यहाँ पर पहले बेसिक से 3 नंबर्स को इंक्लूड किया है, 3 नंबर को दिखाया है। उसके बारे में पहले देखते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है कि जो गिनती की संख्या है, ठीक है, मतलब जिस नंबर को हम काउंटिंग के लिए उपयोग करते हैं। अब स्टार्टिंग से ऐसा बेसिक माने तो हमारे पास मान लीजिए एक थैला है। क्या है? एक थैला। अब निकल गए घूमने, कुछ नंबर को हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस थैले में हम क्या कर रहे हैं? एक नंबर को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर से उसको कलेक्ट करके हमने एक थैले में डाल लिया। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव नंबर्स को जब हमने एक थैले में इकट्ठा कर लिया, तो हमारे लिए क्या बन गया? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। यानी हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 ऐसा ऐसा इनफाइनाइट तक का जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके लिए प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर। अब उसके बाद में हमने क्या किया, उसी थैले में अपने, जिसमें हमने पॉजिटिव नंबर्स को इकट्ठे करके रखा था, उसमें हमने जीरो को भी ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? जीरो को। जैसे हम जीरो को ऐड करेंगे, वो क्या बन जाएगा? एक पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, जैसे हम जीरो ऐड करेंगे, जीरो ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा? अभी देखिए, ये 1 2 3 ऐसे डाट डाट जा रहा है, ये क्या हमारे लिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में हमने ऐड कर दिया जीरो, नेचुरल नंबर में हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया जीरो। तो जैसे ही जीरो ऐड किया, ये हमारे लिए क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, होल नंबर। अब आगे हमने उसी थैले में, फिर हमने क्या किया, उसी थैले में अब नेगेटिव नंबर्स को भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया, यानी जो कि ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको भी क्या कर दिया? भर दिया। तो जब थैले में हमने ऋणात्मक संख्याएं भरी, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? पूर्णांक बन गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। यानी देखिएगा, -3 -2 -1, ये क्या है? नेगेटिव नंबर है, इधर ऐसे इनफाइनाइट तक। उसके बाद में हमारे पास क्या है? जीरो, और साथ में इधर में क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर जीरो और साथ में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करने के बाद क्या बनता है? पूर्णांक बनता है, आपका एक पूर्णांक बन गया। तो ओवरऑल चीजें यहाँ तक, ये चीजें समझ में आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे की बात करते हैं। आगे अब हमारे पास क्या है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा समझिएगा कि परमेय संख्याएं क्या है, कि वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के फॉर्म में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनको पहचानने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। यहीं पर बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या। एक सेकंड में देखेंगे और तुरंत बताएंगे कि कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी अपरमेय। तो देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि पी बटे क्यू के फॉर्म में जैसे लिखा जा सके, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। और पी और क्यू क्या होने चाहिए हमारे लिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, अभी हम पीछे पूर्णांक पढ़ के क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जो हमारा क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो नीचे वाला नंबर है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर जैसे ही आप जीरो करेंगे, सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो 3 बातें हम ध्यान रखेंगे। पहला, तो हम किसी भी संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, उससे हम क्या कहना है कि जो हमारा पी और क्यू है ये एक पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है कि क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब इस पहले, उसके बाद में हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको 1/2 5 लिखा गया है, -3/4 लिखा गया है। अब यहाँ पर बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि ये 5, ये तो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा गया है। जैसे 1/2 है, 1/2 ये लिखा गया है ऊपर पी के फॉर्म में, और ये नीचे क्यू के फॉर्म में। पर जैसे ये भी है -3/4, ये भी पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा गया।
पर क्या 5 हमारा लिखा गया है? लिखा गया है? नहीं लिखा गया पी बटे क्यू के फॉर्म में। पर ये होता है कैसे कि बटे में अगर हम इसके 1 लगा दे तो कोई इस पे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके वैल्यू पे कोई फर्क आया नहीं आया। 5/1 यानी जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक चाहे प्लस में हो, माइनस में हो या जीरो हो, वो सारे नंबर्स किस में आएंगे? परिमेय संख्या में आएंगे। ध्यान रखिए सारे संख्या किस में होंगी? परिमेय में काउंट किए जाएंगे। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं दर्शा सकते। परिभाषा वही होगी, पी और क्यू पूर्णांक भी होना चाहिए और साथ में क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो किन्हें नहीं दर्शाया जा सकता? अब जैसे ये √2 है, √2 हमारे पास है, ठीक है, इसको हम क्या पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ट्राई करते हैं। √2 लिखा है, बटे मोल लगाया, पी बटे क्यू के फॉर्म में तो हो गया। हो गया, पहली चीज तो हमारे पास हो गई कि पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया हमने, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्या ये √2 पूर्णांक है? नहीं, √2 पूर्णांक है ही नहीं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि पूर्णांक क्या होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0, बट उसमें रूट वाला कोई टर्म्स ऐसा आया ही नहीं था। तो रूट में आ गया तो ये पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है तो ये परिभाषा यहाँ से क्या हो गई? फेल हो गई। मतलब ये संख्या परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो बेसिक्स हम आपको पहचानने का तरीका बताएं तो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अब हमें अगर अंतर करना है, परिमेय संख्या में अंतर करना है और अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपरिमेय ढूंढ लेना है। अपरिमेय में आपको जितने भी रूट वाले टर्म्स दिख जाएंगे, किसमें दिख जाएंगे? रूट वाले, √3, √5, √6, ऐसे जितने भी टर्म दिख जाएंगे वो सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी रूट लगा हुआ नंबर है तो अपरिमेय संख्या है। बट एक नोट पॉइंट है यहाँ पे। वो नोट पॉइंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। नोट पॉइंट ये है हमारे पास कि रूट जो है, अब रूट के अंदर हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे रूट के अंदर कोई भी नंबर लिया x, ये किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए, यानी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने रूट का 16 लिया, रूट का 16 क्या है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 4 का स्क्वायर है। तो जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, और प्लस माइनस का 4 आएगा तो इसके बटे में हम 1 लगा करके इसको क्या बना सकते हैं? परिमेय संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या होगी वो अपरिमेय में नहीं आएगी। अगर रूट तो इस पे भी लगा है, रूट तो इस पे लगा है, बट ध्यान यहीं पे रखना है कि रूट लगा है तो क्या इसके अंदर वाली संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय संख्या है, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और एक डेसिमल का नंबर याद रखिएगा, दशमलव में जो नंबर आपका क्या होगा? कंटिन्यू चलेगा बट रिपीट नहीं करेगा कोई नंबर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती संख्या। जैसे 2.1213141511112 ऐसे कुछ जा रहा है, कुछ लग नहीं रहा है कि रिपीट कर रहा है, ठीक है, कुछ रिपीट ऐसा नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बाकी जितनी संख्याएं सब परिमेय में काउंट होंगी। 2 हो गया, परिमेय संख्या है, -2 है, परिमेय संख्या है, 1/2 है, परिमेय संख्या है, 0.3 है, परिमेय संख्या है, 0.3 के ऊपर बार लगा है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? सारी संख्याएं परिमेय है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप देख करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि परिमेय संख्या कौन सी है, कौन सी अपरिमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे देखिए, यहाँ पे एक हमारा प्रश्न आ गया। प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब इसमें से देख के बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब हमें अगर अपरिमेय संख्या के बारे में बताना है तो हमें ध्यान देना होगा यहाँ पे कि कौन सी संख्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक रूट का 16 है, एक रूट का 20 है, एक रूट का 25 है और एक 22/7 है। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन को ही देखें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये रूट का 16 है, और रूट का 16 हमने बताया अभी ये कौन सा क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो इसका हम निकाल सकते हैं प्लस माइनस का 4, और प्लस माइनस का 4 निकल के आए तो ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। तो परिमेय संख्या हो गई, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। सेकेंड पे आते हैं, 20 है, ठीक है, तो ये किसी का पूर्ण वर्ग होता है? नहीं। √20 जो है ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सीधा सीधा मतलब कि ये क्या है? ये है
अपरिमेय संख्या, ये है आपका अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे अगर देखना चाहेंगे आप तो ये रूट का 25 5 का स्क्वायर है और ये 22/7 ऑलरेडी किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब नंबर को आप ऐसे पहचान सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, अगर कभी आपको अगर आपको ऐसा लिखा आ गया कि हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के साथ में कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट, परिमेय संख्या है, परिमेय की संख्या के साथ में आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, ठीक है, ये चारों ऑपरेशन यानी सारी संक्रियाएं कर रहे हो, एक परिमेय संख्या है और साथ में हमारे उस तरफ इन क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी मैंने एक परिमेय संख्या ले ली और एक अपरिमेय संख्या, उनके बीच में कुछ संक्रियाएं लगा दी, प्लस किया, माइनस किया, गुणा किया, भाग किया, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हम एक आसानी से किसी भी नंबर को पहचान सकते हैं परिमेय है या अपरिमेय। और इस पे यूपी बोर्ड में आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसे ही, या तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर दे देंगे और उसमें आप पूछ लेंगे कि ये पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो आपको ये एक टर्म याद रखना है, ये वाला, इस टर्म्स को आप याद रखोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये टर्म आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये टर्म आप जरूर याद रखिएगा। इसको स्टार मार लो, इसको स्टार बना लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इनके बीच में हमने कुछ संक्रियाएं की, प्लस किया, माइनस किया, गुणा किया, भाग किया, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे अपने। अब क्या है, एक और इंपॉर्टेंट संख्या सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर से बोलते हैं, इसको समझना है सहअभाज्य संख्या क्या है। अब ये आगे चल करके हमें क्या करेगी, प्रूव करने के लिए, सवालों को प्रूव करने के लिए ये सहायता करेगी, तो इसको जानना इंपॉर्टेंट है। सहअभाज्य संख्या दो संख्याएं होंगी, एक होगा x और दूसरा क्या होगा y, यानी हमेशा पेयर होगा, ठीक है, पेयर आएगा, दो नंबर्स का पेयर आएगा। अब हो सकता है ये जो है x जो हो ये कैसी भी संख्या हो सकती है, भाज्य हो सकती है, अभाज्य, अभी शायद में भाज्य अभाज्य नहीं बताया, इसमें नेक्स्ट आते, एक मिनट स्लाइड आगे लगेगी, हाँ पहले इसको समझ लेते हैं तब इसको समझेंगे। पहले हमें भाज्य और अभाज्य के बारे में जानना है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये पहले अभाज्य और भाज्य को समझ लेते हैं। अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम और कंपोजिट नंबर से बोलते हैं। अब एक फैक्टर होता है कोई भी संख्या, जैसे मैंने 12 ले लिया, ठीक है, 12 लिया, अब इसका फैक्टर जब निकालेंगे तो 12 में किस किस नंबर से डिविजन हो जाएगा, भाग चला जाएगा, 12 जो है किससे किससे विभाजित होगा, तो ये 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा, आगे फिर ये केवल 12 से कटेगा। तो इसके पास कितने फैक्टर आए, कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके फैक्टर हुए, ठीक है, तो 6 फैक्टर हुए, तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य। यानी परिभाषा के रूप में बोले तो जिसके पास में क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड है वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पर देखिए, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, वही लिखा गया, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होंगे तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य। और कौन कौन से होंगे, वो तो एक होगा, क्योंकि एक से क्या होगा, सारी संख्याएं डिविजिबल होंगी, एक से सारी संख्याएं कटेंगी, और एक तो अपने स्वयं से कटेंगे, किससे कटेंगे, स्वयं से कटेंगे। तो ये जो संख्या एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी वो क्या होगा, आपके लिए अभाज्य संख्या होगा, याद रखिएगा। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक हो और वह स्वयं हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, हमें कुछ संख्याएं याद रखनी है, 2 3 5 7, इसको आगे डिवीजन में याद रखेंगे। 1 से लेकर के 100 के बीच में पूछे कितनी होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट पॉइंट में एक फैक्ट है। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या समझ में आ गया, जिसके पास 2 गुणनखंड हैं, केवल 2 फैक्टर, एक तो वो स्वयं होगा और एक एक होगा,
वो अभाज्य कहलाएगा, और जिसके पास क्या है 2 से ज्यादा मोर देन 2 फैक्टर्स, वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं सभाज्य। अब सभाज्य में हमने अभी बताया कि x और y दो नंबर का पेयर होगा। ये संख्या क्या हो सकती है, ये भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं भाज्य हो, दोनों संख्याएं अभाज्य हो, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू पे देखेंगे, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ऐसे 4 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लेकर के एक को लेते हैं, ये 4 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ऐसा। अब देखो मेन पॉइंट क्या है उसे समझना है। तो मेन पॉइंट जो है कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो जो होगा वो एक होगा। क्या होगा, एक। एक के अलावा कोई नहीं होगा। अगर साधारण भाषा में समझें तो इन दोनों नंबर को कोई एक संख्या डिवाइड ना कर रही हो, इन दोनों संख्याओं को कोई एक संख्या डिवाइड ना कर रही हो। जैसे ये क्या है आपके पास में, एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है, ये 2 से डिवाइड हो जाती है, ये 2 से और ये 3 से। बट क्या दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं। ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं सेम नंबर से डिवाइड, तो ये क्या है, को प्राइम संख्या है। ठीक है, यानी कि से अभाज्य संख्या है। जैसे 2 और 5, ये क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, यानी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो इन दोनों के बीच का फैक्टर भी क्या होगा, कॉमन फैक्टर एक होगा, यानी ये भी क्या है, सहभाज्य संख्या है। 4 हो गया, 7 हो गया, ये क्या है, भाज्य है, ये अभाज्य है। ये भाज्य है और ये अभाज्य है, तो ये भी क्या है, सहभाज्य संख्या, क्योंकि इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, एक है। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, एक 12 लिख दिया, ठीक है, और एक 2 लिख दिया, तो 2 तो 2 से डिवाइड ही होगा और 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये भाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, नहीं, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 आ गया। ठीक है, वो नहीं हो सकता। तो याद रखना है कि सभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखोगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आगे जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िएगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसका क्या है, अगर हम कथन के माध्यम से पढ़ें तो ये चीजें कम समझ में आती हैं। इसको अभी जो लिखा है इसको हम समझाते हैं, पहले आपको बेसिक तरीके से बताते हैं। अब हमारे पास कोई भी संख्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मैंने जैसे 18 ले लिया। अब 18 ले लिया, इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे जब तक ये टूटता नहीं है। 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 2 से नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये हुआ। तो इसका जो फैक्टर बना वो बना 2 इंटू 3 इंटू 3, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 की पावर में 2। ठीक है, हमने ये फैक्टर कर दिया, इसको तोड़ के ऐसा लिख दिया। अब इसमें बात को समझ, इस संख्या को यानी भाज्य संख्या को हमने कुछ अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ करके गुणनखंड करके लिख दिया। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, पढ़िएगा क्या है, कह रहे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या होगी उसे अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़कर लिखा जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तथा यह गुणनखंड अभाज्य या गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, यूनिक है। अगर हम इसके क्रम को ध्यान में रखते तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक। मतलब इन नंबर के अलावा अब इसका कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता। आप जितनी बार भी तोड़ोगे आंसर यही आएगा। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब इस पे क्या होता है, कई सारी सवाल लगती हैं हमें लाशा और मासा निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए इसी का सहारा लेना होता है। आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे, इसी टर्म पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।